A very good evening, all of you. So students, today we are going to start our new unit, which is unit number 5, gravitation. So as you know very well that gravitation is a very important topic in terms of space, in terms of space activities, and if we talk about the planets. तो जैसे कि आप सभी को पता है कि अलग अलग प्लैनेट्स पर ग्रेविटी की वैल्यू आपको अलग अलग मिलेगी, वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स भी आपको डिफरेंट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसा क्यों है कि डिफरेंट प्लैनेट्स हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ ग्रेविटी, उसके पीछे वजह क्या है ये हमें आइडेंटिफाई करना है। और इस पूरे चैप्टर के अंदर अगर हम देखें तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हो जाता है क्योंकि आजकल जितने भी ज्यादा रिसर्च हो रही है वो स्पेस को लेकर हो रही है, और जब हम स्पेस की बात करते हैं तो ग्रेविटेशन जैसे चैप्टर को हम कभी भी नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें पढ़ने के लिए मिलेंगी, ग्रेविटी से रिलेटेड आपको काफी चीजें फाइंड आउट करनी पड़ेंगी। ठीक है, सैटेलाइट्स के बारे में आप लोग स्टडी करेंगे, प्लैनेट्स कैसे रिवॉल्व कर रहे हैं। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स which you are going to study and which you are going to learn about the space also. ठीक है, जैसे सैटेलाइट है, सैटेलाइट कैसे लॉन्च किया जाता है, ठीक है, उसको कैसे एक ऑर्बिट में सेट किया जाता है, ये सारी चीजें इस पर्टिकुलर चैप्टर के अंदर हम स्टडी करेंगे। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द बेसिक, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। और क्योंकि ये जो टॉपिक है ऑलरेडी आप इसको पहले भी आप एक बार पढ़ चुके हैं 9th क्लास में, दैट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो ये क्या बोलता है कि मान लीजिए कि आपके पास वो मासेस है, ठीक है, इफ देयर आर टू मासेस, ठीक है, और दोनों मासेस डिफरेंट है। लेट्स से दिस इज m1, let's say this is m2, and they are separated by a distance, which is small r. तो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की अगर हम बात करते हैं, then it states that the force of attraction between two bodies are directly proportional to the product of their masses, and inversely proportional to the square of the distance between them, ठीक है। अब इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि जो फोर्स है, मान लीजिए अगर ये दो मासेस है m1 एंड m2 एंड दे आर सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस ऑफ r,
तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, ठीक है, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे ड्रॉ करके मैं दिखा सकता हूँ कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, so this is the force of attraction। तो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस and it is inversely proportional to the square of the distance between them। So let's say this is equation number 1 and this is equation number 2। So from equation 1 and 2, from equation 1 and 2, so we get F is directly proportional to m1 m2 over r square। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा। तो प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड दैट कांस्टेंट इज नोन एज g, और यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास m1 एंड m2 डिवाइडेड ओवर एस आर स्क्वायर। तो कुछ ये हमारे पास फॉर्मूला बनकर आता है फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स। अब यहाँ पर अगर हम g की बात करें तो कि यहाँ पे g जो है ये कांस्टेंट है, तो इट्स अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और g की वैल्यू जो है वो फिक्स वैल्यू है विच इज 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, तो इस तरीके से करेंगे। आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो देखिए ये जो बता रहा है ना, इसका मतलब ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हम किसी भी दो मास की बात करते हैं तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि हमारे बीच में भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। जरूरी नहीं है कि प्लैनेट्स के बीच में ही ग्रेविटेशनल फोर्स हो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स तो अगर मैं कहता हूं कि मेरा भी खुद का एक अपना ग्रेविटेशनल फोर्स हो सकता है क्योंकि मेरे पास भी मास है, तो बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इसकी वैल्यू बहुत कम होगी बिकॉज आवर मास इज वेरी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू अर्थ। अगर मान लीजिए कि अगर आपका मास भी अर्थ के बराबर हो जाता है तो डेफिनेटली यू विल आल्सो एक्सपीरियंस, और हम ये कह सकते हैं कि आपकी भी एक अपनी खुद की ग्रेविटेशनल फील्ड डेफिनेटली होगी। ठीक है, तो हमेशा याद रखिए कि अगर आपको किसी भी दो मास के बीच में अगर आपको फाइंड आउट करना है, इफ यू ऑलवेज वांटेड टू फाइंड आउट द फोर्स बिटवीन द टू मासेस, तो उसके लिए सिर्फ एक ही फॉर्मूला अवेलेबल है एंड दैट इज दिस वन। F is equals to capital G m1 m2 over r square। सर बताइए। सर मुझे इसमें ये जो आपने भी दो क्वेश्चन लिखी है ना, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वाली, तो सर इसके अंदर ये फ्रॉम 1 and 2 इक्वेशन से कैसा आया कि मतलब फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 upon r square। स्टेटमेंट है ये, जिस भी जो साइंटिस्ट है न्यूटन है उसने अपना पूरा इसके ऊपर वर्कआउट किया था, उसका खुद का एक्सपेरिमेंट है और ये यूनिवर्सल फिर ट्रूथ हुआ। दैट्स व्हाई इट इज यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यानी पूरी दुनिया के लिए ये जो लॉ है ये एप्लीकेबल, नॉट ओनली फॉर द अर्थ बट आल्सो फॉर अदर प्लैनेट्स। यस सर। सर वो क्योंकि मल्टीप्लाई हो गया ना, इसलिए मुझे लगा कि भाई फ्रॉम 1 to 2 से मल्टीप्लाई कैसे हो गया। ओके, अब इसमें आपको देखो एग्जाम में अब क्या पूछा जाएगा, आपसे बोलेगा कि भाई इसके वेक्टर फॉर्म में लिखिए। ये जो अभी मैंने ब्रैकेट में यहाँ पर आप देख सकते हैं बॉक्स में मैंने एनक्लोज किया है, फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी m1 m2 ओवर r स्क्वायर, वो बोलेगा इसका वेक्टर फॉर्म लिखिए बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी।
तो इसका वेक्टर फॉर्म लिखने का एक बहुत सिंपल तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करिए कि आप देखिए कि राइट हैंड साइड में वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है। भाई जी वेक्टर नहीं हो सकता, m1 m2 वेक्टर नहीं हो सकते बिकॉज दे आर मासेस। तो बचा क्या, r आपके अपने आप में एक वेक्टर हो सकता है क्योंकि इट कैन बी रिप्रेजेंटेड एज पोजीशन वेक्टर। r कैन बी अ पोजीशन वेक्टर, पोजीशन बता सकता है, डिस्प्लेसमेंट बता सकता है, इसलिए r आपका एक वेक्टर क्वांटिटी हो सकती है। इसलिए हम r के यूनिट वेक्टर से इसको अगर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूं अब, यानी r कैप, तो r कैप का फॉर्मूला हो जाएगा मेरे पास r वेक्टर ओवर r। और जैसे मैं इस r कैप को यहाँ मल्टीप्लाई करूंगा फॉर्मूले में, तो यहाँ मेरे को एक वेक्टर साइन मिल जाएगा फोर्स के ऊपर। अब r कैप की वैल्यू यू नो वेरी वेल कि इट्स अ यूनिट वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है दैट इज इक्वल्स टू 1। भाई r कैप जो है वो इक्वल होता है दैट इज 1 के। तो मैं ये भी कह सकता हूं कि अगर मैं 1 की मल्टीप्लीकेशन इस पूरे फॉर्मूले में करता हूं तो फॉर्मूले की वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट r जो है इस f को डायरेक्शन दे देगा। इसका मतलब ये हो गया कि जिस डायरेक्शन में r चलेगा उसी डायरेक्शन में फोर्स चलेगा। और आप देखिए यहाँ पर डायग्राम देख सकते हैं कि फोर्स और r एक दूसरे के पैरेलल है, ठीक है, तो दोनों की डायरेक्शन बिल्कुल सही है। तो r आपको फोर्स की डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। तो फोर्स जो है वो हमेशा अट्रैक्टिव होगी दो मासेस के बीच में, ठीक है, रिपल्सिव नहीं हो सकती है, इट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव। तो इट विल ऑलवेज एक्ट अलोंग द डिस्टेंस। इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करेंगे, सो यू विल गेट एफ वेक्टर इज इक्वल्स टू, तो यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास जी m1 m2 डॉट, और यहाँ आ जाएगा आर वेक्टर ओवर, और यहाँ पर नीचे आ जाएगा आर क्यूब, ठीक है। तो ये मेरा एक वेक्टर फॉर्म भी बन गया, ठीक है, तो दिस इज माय वेक्टर फॉर्म। तो एग्जाम में कहीं अगर वेक्टर फॉर्म पूछा जाता है तो कुछ इस तरीके से आप करेंगे। सो आई थिंक दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। चलिए, अगर सबको क्लियर है तो फटाफट से चैट बॉक्स में यस लिख दीजिए। जिन लोगों ने नया ज्वाइन किया है उन लोगों के लिए मैं आपको बता दूं कि नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप सबको जिस व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने ऐड किया है उसमें अभी आपको क्लास खत्म होते ही आपको शीट्स मिल जाएंगी। ये पूरी शीट आपको सेंड कर दी जाएगी। एक हफ्ते का टाइम होता है आपको नोट डाउन करने का, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके बाद अगर फिर देखना चाहेंगे तो आपको नहीं दिखेगा, क्योंकि कोलैप्स कर जाती हैं सारी वीडियोस, जितनी भी इमेजेस हैं ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो एक हफ्ते के अंदर अंदर आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। वैसे तो मैं तो यही कहूंगा कि क्लास खत्म होते ही तुरंत उसको नोट डाउन करके ही सोए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट इज ग्रेविटी। टर्म्स है ये, ग्रेविटी क्या होता है, ठीक है। सो इट इज नथिंग एल्स इज अ पुल फोर्स, ठीक है। सो इट इज अ पुल फोर्स, इट इज अ पुल force of a planet. It is a pull force of a planet which acts on a body, on a body
in the gravitational field, in the gravitational field, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर अगर कोई भी बॉडी एक पुल फोर्स को एक्सपीरियंस करती है तो हम उसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटी कहते हैं. So it's nothing else is your force. ठीक है. तो अभी हमने जो फॉर्मूला निकाला था F इज इक्वल टू G m1 m2 ओवर r स्क्वायर, तो ये जो फॉर्मूला है ना, दिस इज नथिंग एल्स इज योर ग्रेविटेशनल फोर्स. इसी को हम क्या बोलेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स. तो मैं लिख देता हूं दैट यू कैन आल्सो कॉल दिस फॉर्मूला एज ग्रेविटेशनल फोर्स. ठीक है. ओके, इसी तरीके से एक और टॉपिक आता है विच इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So acceleration due to gravity is represented by small g. There is a difference between small g and capital G. देखिए कैपिटल G क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, which is constant for universe, not for the earth but also for other planets also. ठीक है, तो other planets के लिए भी ये यूज होगा. बट G जो है, स्मॉल g जो है वो एक अलग चीज है. स्मॉल g क्या कहता है कि अगर मान लीजिए कि किसी बॉडी के ऊपर पुल फोर्स लगता है, यानी कि ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, और वो कुछ बॉडी एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करती है अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, तो जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुआ है, दैट एक्सेलरेशन इज नोन एज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. मान लीजिए कि दिस इज योर अर्थ, लेट्स से दिस इज योर अर्थ. ठीक है, ये अर्थ है, ये अर्थ का सेंटर है. ठीक है, मान लीजिए ये अर्थ है. सो इफ आई से देयर इज अ मास, ठीक है, जो कि यहाँ पर है, और लेट्स से वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. सो वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड. तो इस बॉडी के ऊपर वेट जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स का काम कर रहा है. ठीक है, इस बॉडी के ऊपर जो फोर्स है वो किसका है, दैट इज ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स. तो वेट इज बिहेविंग एज अ ग्रेविटेशनल फोर्स हियर. सो ड्यू टू दिस वेट द बॉडी विल कम डाउन अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी with an acceleration equals to acceleration due to gravity. ठीक है, तो अगर हम इसको डिफाइन करना चाहे, then how we can define? So it is the acceleration, it is the acceleration produced in a body under the effect of gravity alone. ठीक है, यानी कि ग्रेविटी अलोन होनी चाहिए, यानी सिर्फ ग्रेविटी के अगर इफेक्ट में कोई भी बॉडी अगर नीचे आता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. इसकी वैल्यू जो है अर्थ पर, जी की वैल्यू जो होती है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, ऐसा यूनिट की बात करें तो ऐसा यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. ठीक है, चलिए बताइए यहां तक कोई डाउट, कोई अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं. ओके, नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं. नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज relation between capital G and small g. ठीक है, we have to find out the relation between capital G and small g. इसके बीच में हमें एक रिलेशन फाइंड आउट करना है.
तो देखिए इसके लिए हम क्या किस तरीके से कर सकते हैं, थोड़ा सा देखेंगे सभी लोग, डायग्राम के ऊपर सब लोग ध्यान देंगे। देखिए मान लीजिए कि ये आपके पास एक अर्थ है, लेट्स से दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है। सो वी नो दैट, मान लीजिए कि अर्थ का जो रेडियस है, अगर हम रेडियस ऑफ द अर्थ की बात करें, सो दैट इज गिवन बाय कैपिटल आर। मान लीजिए तो रेडियस ऑफ अर्थ इज गिवन बाय कैपिटल आर एंड ओ इज द सेंटर। नाउ मान लीजिए कि यहां पर ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ एट पॉइंट ए there is a mass m, small mass m, whose weight is acting vertically downward, whose weight is acting vertically downward। और मैं ये कह सकता हूं कि अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो वेट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी, ओके। एंड मास ऑफ द अर्थ इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एम, ओके। So according to universal law of gravitation, if I write according to universal law of gravitation, so universal law of gravitation के हिसाब से अगर हम देखें, सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में अगर हम देखते हैं तो एक कैपिटल एम मास है और दूसरा स्मॉल एम मास है, और इनके बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस हो जाएगा मेरे पास ओ से लेकर ए तक, विच इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ द अर्थ। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ देन द फोर्स इज गिवन बाय एफ इज इक्वल्स टू कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। तो ये मेरे पास आ जाएगा, दैट इज योर फोर्स, ठीक है। नाउ बट वी ऑल्सो नो दैट weight of the body, so W is equals to weight is given by m into g। अब देखिए इस मास के ऊपर अगर हम बात कर रहे हैं तो ये जो मास है यहाँ पर, इसके ऊपर वेट एक तरीके से ग्रेविटेशनल फोर्स का ही काम कर रहा है, ठीक है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इसको ये पुल कर रहा है तो पुल फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो मैं ये कह सकता हूं कि यहाँ पर जो ये वेट है और ये फोर्स है, इन दोनों का काम एक है, एंड बोथ आर ग्रेविटेशनल फोर्स। तो इसलिए मैं क्या कर सकता हूं कि ये जो इक्वेशन नंबर 1 है और ये जो इक्वेशन नंबर 2 है, इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं। सो इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसको अगर मैं इक्वेट करता हूं तो ये हो जाएगा मेरे पास एम जी इज इक्वल टू जी कैपिटल एम स्मॉल एम ओवर कैपिटल आर स्क्वायर। तो स्मॉल एम से स्मॉल एम कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद मेरे पास g इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर। फाइनली मेरे पास ये फॉर्मूला रह जाता है। तो एक बात तो यहाँ पर क्लियर हो जाती है कि मान लीजिए कि अगर मुझे किसी भी प्लैनेट का जी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, मान लीजिए अर्थ की अगर हम बात करें, तो मुझे मास ऑफ अर्थ पता होना चाहिए, रेडियस ऑफ द अर्थ पता होना चाहिए, और अगर ये दोनों चीजें मुझे पता है, क्योंकि कैपिटल जी की वैल्यू तो कांस्टेंट है तो ये तो हमें पता ही होगी, तो m और r की वैल्यू अगर आपको पता है तो आप g की वैल्यू इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम जुपिटर की बात करें तो जुपिटर का जो मास है वो ऑलमोस्ट 100 टाइम्स ग्रेटर है एज कंपेयर टू द अर्थ, और यही वजह है कि वहां पे ग्रेविटी इतनी ज्यादा है कि अगर कोई उसके आसपास भी जाता है तो वो उसको भी क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेविटी, बिकॉज ऑफ द हाई मास। तो जितना ज्यादा मास है उतनी ज्यादा ग्रेविटी आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब जैसे मैं अभी थोड़ी देर पहले बता रहा था कि भाई जिस बॉडी के पास मास होगा उसके पास एक अपनी खुद की ग्रेविटी होगी। मैं अगर अपनी खुद की बात करता हूं तो मेरी बॉडी के पास अपना खुद का मास है, तो इसका मतलब उसकी ग्रेविटी भी होगी। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये जो ग्रेविटी है ये इतनी कम होगी
क्योंकि मेरा मास बहुत कम है, ठीक है, तो इसीलिए मैं किसी दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट नहीं कर सकता हूँ, ठीक है, तो दिस इज नॉट पॉसिबल। So small g is equals to gm over r square is your formula, ठीक है, और हम इसको रिलेशन कह सकते हैं स्मॉल जी एंड कैपिटल जी के बीच में, इट्स अ रिलेशन। चलिए बताइए इसमें कोई डाउट?